मुंबई में खुलेगा योगी आदित्यनाथ का दफ्तर। जी हां, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बड़ी जीत के साथ वापसी की है। लेकिन सोचिए, योगी आखिर मुंबई में दफ्तर क्यों खोलने जा रहे हैं? क्या जरूरत आन पड़ी कि योगी का दफ्तर महाराष्ट्र में, मुंबई में, उद्धव के एक राज्य में हो? वजह देखिए, आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मुंबई में योगी के दफ्तर खोलने के पीछे बड़ा वजह यह है, यूपी के मुंबई करों को योगी आदित्यनाथ का यह बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। योगी का जो दफ्तर होगा मुंबई में खुलेगा, योगी सरकार का यह दफ्तर। इस ऑफिस से यूपी के लोगों को सीधा सीधा फायदा होगा। जो उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्हें सीधा फायदा होगा। मुंबई की जनसंख्या आपको बताऊं 1,84,00,000 है, अकेले मुंबई की जनसंख्या। मुंबई में 50 से 60 लाख उत्तर भारतीय रहते हैं। अब सोचिए, 50 से 60 लाख उत्तर भारतीय रहते हैं। उत्तर भारतीयों में भी सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश के लोगों की है, बिहार के लोग भी उसमें। योगी मुंबई में यूपी के लोगों को नौकरी में मदद करेंगे। इस दफ्तर खोलने के बाद यूपी वालों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और यूपी के लोगों के हितों का काम होगा मुंबई में। व्यवसाय और कामगारों को सहूलियत मिलेगी बाकायदा। इसके जरिए यूपी में भी रोजगार दिलाने के नए अवसर पैदा होंगे। जो यूपी छोड़कर मुंबई चले गए, कैसे उन्हें वापस लाया जाए, यूपी में बसाया जाए और उनके लिए रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए। आपदा में यूपी के लोगों के लिए यह सहायता केंद्र भी होगा। कोरोना के दौरान जो हालात बने थे, उस दौरान भी यूपी के लोगों की समस्याओं का समाधान इस दफ्तर के जरिए होगा। सुनिए जरा, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं मुंबई में योगी के दफ्तर खुलने पर, सुनिए। जो बाहर हमारे लोग रह रहे हैं, चाहे मुंबई हो या कोलकाता हो, ऐसी बड़ी जगहों पर दिल्ली ढेर सारे लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित वहाँ रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते रहते हैं। उनको कोई स्थानीय स्तर पर दिक्कत न हो, उत्तर प्रदेश से उनका बराबर संपर्क बना रहे, इसलिए मुंबई में ऐसा दफ्तर खोला जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश राज्य के उद्योगपति हैं और जो फिल्म स्टार्स हैं या अन्य जो कारोबार लोग करते हैं, सर्विस करते हैं, उनसे लगातार हमारा सतत संपर्क बना रहेगा और उनको उत्तर प्रदेश से बाहर कोई दिक्कत न हो, इस बात की सरकार लगातार चिंता कर रही है। आवाज की कुछ और बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर यह है, दिन भर हल्ला शोर शराबा होता रहा कि ये जो कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार है या फिर विष्णु स्तंभ है। बचपन से आप इस तस्वीर को देखते आ रहे हैं, ये कुतुब मीनार है। एकाएक आपको पता चला कि ये जो कुतुब मीनार है, ये विष्णु स्तंभ होने का इसको दावा किया जा रहा है। ये ऐसा ही नहीं है। जब ये खबर आई, इसके बाद मैं आपको बताऊं, आज बहुत से लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए। अगली तस्वीर जरा दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये दरअसल हिंदू संगठन विरोध करने पहुंचा कि ये कुतुब मीनार नहीं है, ये विष्णु स्तंभ है। ये यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ता थे जो नारेबाजी कर रहे थे। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए, ना सिर्फ नारेबाजी की बल्कि हनुमान चालीसा भी वहां पढ़ी है। ये सुनिए जरा, हनुमान चालीसा जो पढ़ी है। कि आखिर ये दावा किया क्यों जा रहा है? एक तरफ कुतुब मीनार आपको नजर आ रही है, दावा क्यों किया जा रहा है कि भाई ये कुतुब मीनार जो है ये विष्णु स्तंभ है। दरअसल कुतुब मीनार में पूजा की इजाजत मांगी गई कि हम पूजा करेंगे कुतुब मीनार। मंदिर तोड़कर कुतुब मीनार बनाने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है यहां 27 मंदिर थे जिन्हें तोड़ दिया गया। 27 मंदिरों के अवशेष मिलने का दावा है। कहा जाता है कुतुब मीनार में कई मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नाम ने इसका नाम बदलने की मांग की है। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग की जा रही है और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने भी कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताया था। कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, वो मैंने आपको सुनवाया। पुलिस ने कई लोगों को उसके बाद हिरासत में लिया। साकेत कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है। कुतुब मीनार की ऊंचाई आपको बताऊं 73 मीटर है। इसकी खासियत है ये, कुतुब मीनार में 5 मंजिल हैं, 5 फ्लोर हैं। पहली मंजिल जो है, पहली 3 मंजिल जो है वो लाल पत्थर से बनी हुई है। इसके बाद चौथी और 5वीं मंजिल जो है वो मार्बल और बलुआ पत्थर से बनी हुई है। कुतुब मीनार में 7 मीटर लौ स्तंभ है और कुतुब मीनार में 779 सीढ़ियां भी हैं। लेकिन जो लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे, ये प्रदर्शनकारी नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। जरा सुनिए ये प्रोटेस्टर्स क्या कह रहे थे। सनातनियों का जगह था ये कुतुब मीनार, मुगलों ने नाम दिया है। ये सनातनियों का ये विष्णु स्तंभ था। आज भी प्रमाण है कि अंदर गणेश जी की मूर्तियां हैं और भी कई प्रतिमा हैं जो अंदर लगाई गई है। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो इससे कोई ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो आए दिन आयोजन होने चाहिए और हम किसी को हानि विशेष किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, किसी की आस्थाओं से खेल नहीं करना चाहते। ये हमारी अपनी वो है कि हम हनुमान चालीसा कुतुब मीनार पे पढ़े या हम लाल किला पे पढ़े। जो अंदर हमारी खंडित मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को विधि विधान स्थापित किया जाए। जो बाहर एक बोर्ड लगा है, 27 जैन मंदिरों को तोड़कर इसको बनाया गया। इसको बनाने वाले सम्राट विक्रमादित्य थे, जिन्होंने इनका विष्णु स्तंभ नाम रखा था। तो हमारी मांग है इसका नाम कुतुब मीनार नहीं विष्णु स्तंभ रखा जाए। तो एक विवाद यह है कि कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखा जाए, लेकिन एक विवाद यह है कि इस कुतुब मीनार में ही गणेश की प्रतिमा है, भगवान गणेश की मूर्तियां भी हैं। यह मामला बाकायदा अदालत में पहुंच गया है।
कि जो गणेश की मूर्तियां हैं, श्री गणेश की, उन मूर्तियों के बारे में खुलासा किया जाए, उनकी जांच की जाए। जरा मैं आपको बताता हूं इसकी हकीकत और इसकी सच्चाई क्या है, कैसे कि आखिर यह विवाद कहां से जन्मा। क्या भगवान गणेश की मूर्तियां कुतुब मीनार में मौजूद है? देखिए जरा, दरअसल कुतुब मीनार में कई मूर्तियां मौजूद हैं, यह एक सच है। भगवान गणेश की दो मूर्तियों को लेकर दरअसल विवाद है। कुव्वत उल इस्लाम परिसर है जहां ये मूर्तियां मौजूद हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने मूर्तियों को हटाने को कहा है। उनका कहना है मूर्तियों को राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जाए। कोर्ट ने मूर्तियों को हटाने से फिलहाल रोक दिया है। एक मूर्ति ऊपर उल्टी स्थिति में लगी हुई है, लोहे का जाल लगाकर इसे फिलहाल ढका गया है। मूर्तियों के माध्यम से कृष्ण अवतार भी दिखाया गया है उसमें, और यह मसला फिलहाल अदालत में है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। कुतुब मीनार की बात हो गई और अब बात करेंगे पहली बार टेलीविजन पर ज्ञानव्यापी के तहखाने के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन ज्ञानव्यापी के तहखाने की तस्वीर आपको दिखाएंगे। पहली बार टीवी पर उस तहखाने की तस्वीर, फुल स्क्रीन जरा तस्वीर लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये ज्ञानव्यापी तहखाने की तस्वीर आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए जरा। ये अंदर की तस्वीरें, तहखाने की तस्वीरें पहली बार टेलीविजन पर आप देख रहे हैं। अंदर आपको मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। दावा किया जा रहा है तहखाने के अंदर की तस्वीर है, मूर्तिकार आपको नजर आ रहा है, उस तरह की आकृति नजर आ रही है जिससे आप समझ सके कि अंदर तहखाने में है क्या। आइए मैं आपको बताऊं तहखाने के अंदर क्या है। पहले भी बताया, लेकिन आज मैं आपको सुनवाऊंगा भी जिन्होंने तहखाना देखा है। यह तस्वीर आप पहली बार तहखाने की देख रहे थे। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उनका दावा है कि बजरंगबली की मूर्ति भी अंदर मौजूद है। साथ ही साथ मूव करेंगे इसे, गणेश जी की भी मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है और दावा है कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग भी है। तस्वीर भी मैंने आपको अभी दिखाई है। प्राचीन कुएं में शिवलिंग के होने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि वहां एक कुआं भी है। 100 फीट ऊंची स्वयंभू ज्योतिर्लिंग होने का भी दावा किया जाता है। मुस्लिम पक्षकार इन दावों का खंडन करते रहे हैं। साथ ही साथ ज्ञानव्यापी तहखाने की 2 चाबी है। जी हां, 2 चाबी इस तहखाने की है। एक चाबी जिला प्रशासन के पास रहती है और दूसरी चाबी जो है वो मस्जिद प्रबंधन के पास रहती है। इन 2 चाबियों के अलावा सर्वे से ही तहखाने का सच सामने आ सकता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, जरा सामाजिक कार्यकर्ता को सुनिए, राम प्रसाद को, जो इस तहखाने की हकीकत बता रहे हैं। सुनिए सर। आज तो 30 फीट ऊंचे लोहे के गार्डर और गाटर के ऊपर जो है एंगल लगा करके फिर उस पर जाली लगा दी गई है, जिससे कि अब साफ नहीं दिखता है। हमारे स्ट्रक्चर पूरी तरह से नहीं दिखते जब तक कि हम बैरिकेटिंग के अंदर ना जाएं। तहखाने के में जो पत्थर रखे गए हैं, टूटे फूटे पत्थरों के अवशेष, वो छोटे बड़े पत्थर, आज भी तहखाना खोल दिया जाए सब चीजें सामने आ जाएंगी। जो आज तहखाना न खोलने की बात की जा रही है, तो तहखाना खोल दे, वो सब समझ में आ जाए। सारे ये तहखाने में सारे पत्थर हमारे रखे हुए हैं। तहखाने में पत्थर रखे हुए, ये जो उन पत्थरों पे जो कलाकृतियां बनी हैं, वही कलाकृतियां आज भी वर्तमान जो दीवार का ढांचा है उस पर मौजूद है। ये कलाकृतियां, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि अवशेष जो हैं ये अभी भी तहखाने में मौजूद है। ये जो हम सर्कल देख पा रहे हैं, क्योंकि जब मेरी हरिशंकर जैन जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि सूर्य के निशान मौजूद है। क्या ये तो तहखाने का सच आपने देख लिया। ये अब आपको बताने जा रहे हैं कुछ और तस्वीरें जो आज से पहले आपने नहीं देखी होंगी। ज्ञानव्यापी की वो तस्वीरें जो अब तक अनदेखी थी। ज्ञानव्यापी में मंदिर के एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। स्क्रीन पर महादेव के मंदिर को लेकर आप एक और सबूत देख रहे हैं। इन तस्वीरों में ज्ञानकूप नजर आ रहा, जो कि श्रृंगार गौरी ज्ञानकूप है। इसके साथ ही वो चबूतरा भी नजर आ रहा है जहां पर महिलाएं पूजा करती थी। ये लाल रंग का है बताया जाता है, जिसके ऊपर चबूतरा भी दिख रहा है। यहीं पर पूजा होती थी दरअसल। इसके साथ ही अगर ज्ञानव्यापी की तस्वीरों को गौर से देखें, इन तस्वीरों में आपको कमल का फूल भी नजर आएगा और सूरज की कलाकृति और दीवारों पर हिंदू धर्म से संबंधित निशान नजर आ रहे हैं। ये तमाम सबूत ज्ञानव्यापी मस्जिद में मंदिर के दावे की पुष्टि करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। लेकिन आइए मैं आपको, यह मसला कोर्ट में है। आज भी कोर्ट में सुनवाई हुई ज्ञानव्यापी में सर्वे को लेकर। अदालत में क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे और कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग को लेकर अब कल बड़ा फैसला आ सकता है। आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांगा। हिंदू पक्ष ने कॉपी कल दोपहर उपलब्ध कराई। वकील के व्यस्त होने की वजह से वक्त मांगा गया। हिंदू पक्ष ने कहा अधिवक्ता के अलावा वादी और प्रतिवादी को ही मस्जिद बैरिकेडिंग के अंदर दाखिल होने दिया जाए। कोर्ट ने कहा कल भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। कल सर्वे को लेकर तारीख आ सकती है। जज ने खुद कहा कि अगर जरूरत हुई तो वो स्वयं मौके पर जाएंगे। आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और कल के लिए तिथि निर्धारित की है, जिसमें स्पष्ट किया गया कि एडवोकेट कमीशन की क्या स्थिति होगी। दरअसल 2 दिन में सर्वे का काम पूरा नहीं हो सकता था और दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। और इस मामले में अब सियासत भी हो रही है। बीजेपी के नेता संगीत सोम सामने आए। उन्होंने कहा 92 में बाबरी मस्जिद और 22 में ज्ञानव्यापी। सुनिए जरा।
आप लोग कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो तथाकथित मस्जिद है उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मैं जानता हूं आप क्यों कहते हैं उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहां तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहां तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। लेकिन यह विवाद यही खत्म होने वाले नहीं है। कुतुब मीनार, काशी के बाद अब बात ताजमहल की करते हैं। ताजमहल में 22 कमरों को लेकर शोर सबसे ज्यादा है। ताजमहल के 22 कमरों का राज क्या है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ताजमहल में 22 कमरे हैं। ये 22 कमरे कब खोले गए, ये 22 कमरे आखिर क्यों खोले जाना चाहिए, कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में बाकायदा कहा जा रहा है कि इन कमरों को अब खोला जाना चाहिए। देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 22 कमरे खुलने से बड़ा खुलासा होगा ऐसा कहा जा रहा है। एक बात, साथ ही साथ ताजमहल या तेजो महल है, इससे भी पर्दा उठेगा। दूसरी बड़ी बात, साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले में सुनवाई होगी। याचिका में 22 बंद कमरे खुलवाने की मांग हो रही कि ये जो 22 कमरे देख रहे हैं आप, ये आपको ताजमहल से लगे हुए जो नजर आ रहे हैं कमरे, इसी तरह के कमरे हैं। ताजमहल के अंदर 22 कमरे कहा जा रहा है इन्हें खोला जाए। आपको बताऊं 88 साल पहले खुले थे ताजमहल के 22 कमरे, 88 साल पहले खुले थे। मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे ये 22 कमरे मौजूद हैं। सभी कमरे मुगल काल से दरअसल बंद थे, लेकिन 88 साल पहले खुले। 1934 में आखिरी बार इन कमरों को खोला गया था। कमरे की हालत को देखने के लिए खोला गया था और 88 साल में ये कमरे सार्वजनिक रूप से नहीं खोले गए आज तक, इसीलिए दोबारा इन्हें खोलने की मांग हो रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती तो कह रही हैं अगर दम है तो ताजमहल और लाल किले को मंदिर बना के दिखाओ। सुनिए जरा। जो हमारे मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे, फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे। तो आइए अब आपको बताता हूं, ये जो 22 दरवाजे हैं, ये 22 दरवाजे दरअसल खोले जाने बहुत मुश्किल है। हल्ला शोर शराबा जितना हो, लेकिन ये 22 दरवाजे खोलना एक बड़ी चुनौती है। क्यों, ये आपको बताता हूं। देखिए वजह है, दरअसल ताजमहल के बंद दरवाजे खोलने में कई अड़चने हैं, एक दो नहीं, कई परेशानियां हैं। ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है। एक बात, इमारत से अगर छेड़छाड़ की गई तो इसमें करोड़ों रुपया खर्च होगा और हाई लेवल एक्सपर्ट की कई टीमें बनानी होंगी इसके लिए। यूनेस्को भी पूरे मामले में दखल देगा, जो दुनिया की ऐतिहासिक धरोहरों पर नजर रखता है। यूनेस्को को इसको लेकर जानकारी बाकायदा देनी होगी। ताजमहल का आर्किटेक्चर बेहद अनूठा बना हुआ है और दरवाजे खोलने में बेहद सावधानियां बरतनी होंगी। उस दौरान कोई स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हुआ तो मेंटेन करना उसे मुश्किल हो जाएगा। दरवाजे खोलने से पहले भारी भरकम फंड भी देना होगा। बंद हिस्से की वीडियोग्राफी को लेकर भी याचिका पहले से कोर्ट में पेंडिंग है। तो देश में ताजमहल को लेकर बहस हो रही है। इस बीच दुनिया के अमीरों में शुमार अरबपति एलन मस्क ने भी और उनकी मां ने आज ताजमहल की कुछ तस्वीरें शेयर कर दी है। देखिए मस्क की मां है, उन्होंने शेयर की कि उनके दादाजी भी ताजमहल देखने आए थे। ये वो तस्वीरें हैं। मस्क को पिछले दिनों आपने देखा होगा, ट्विटर को खरीदने के बाद सुर्खियों में आए थे। तो आखिर मस्क ताजमहल की बात क्यों कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये आपको बताता हूं। एलन मस्क का कहना है ताजमहल को लेकर कि उनकी जो मां ने तस्वीरें शेयर की हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं, एलन मस्क ने ताजमहल की यात्रा को दरअसल याद किया है। आगरा के लाल किले की तस्वीर भी उन्होंने साझा की है। ताजमहल को दुनिया का एक अजूबा बताया है। 2007 में मस्क ने ताज का दीदार किया था और एलन के ट्वीट पर कई लोगों ने उसके बाद जवाब भी दिया। एलन की मां ने भी दिया ट्वीट का जवाब, उन्होंने तस्वीरें साझा की। एलन के दादा दादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली हैं। 1954 में एलन के दादा दादी ने देखा था ताजमहल, 1954 में। दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं एलन मस्क।